मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट पर सीएम धामी करेंगे स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। राज्य में सेब और कीवी के उत्पादन को मिशन मोड में लाने के दिए निर्देश। स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यों को देखने पहुंचे इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस सर्विस के प्रशिक्षु। सीएम से की मुलाकात, आईटीएस प्रशिक्षु अधिकारियों ने की सीएम से भेंट। बीजेपी ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा विकास के मुद्दे पर लौटी भाजपा की सरकार, कांग्रेस को मिली तुष्टीकरण की सजा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 11:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी स्वागत करेंगे। दीक्षांत समारोह में 24 टॉपर छात्र छात्राओं को एकेडमिक अवार्ड दिया जाएगा। 5 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। 1316 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। तो देहरादून से खबर बता रहे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगे। 11:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी उनका भव्य स्वागत करेंगे। दीक्षांत समारोह में 24 टॉपर छात्र छात्राओं को एकेडमिक अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही बता दें 5 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। 1316 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। 11:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे। सीएम धामी उनका भव्य स्वागत करेंगे। दीक्षांत समारोह में 24 टॉपर छात्र छात्राओं को एकेडमिक अवार्ड दिया जाएगा। 5 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी मिलेगी। 1316 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा है, क्या तैयारियां उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल, आज तकरीबन 11:30 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हिमालयन इंस्टीट्यूट है उसका दीक्षांत समारोह है, 5वां दीक्षांत समारोह, जिसमें वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। जहां पर तमाम ऐसे जिन लोगों जो डॉक्टर बने हैं एमबीबीएस की, जिनको उपाधि दी गई है, उनको एक तरीके से डिग्री प्रदान करेंगे। साथ ही साथ 5 ऐसे जो पीएचडी की डिग्री जिनको मिली है उनको भी आज वो सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले, यानी कि जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस एमबीबीएस में दिखाई है, उनको भी आज वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल से जो है सम्मानित किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जिन्होंने एक तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी की है और ऐसे में अब वो अपनी सेवाएं जो है देंगे। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको सम्मानित करने के साथ ही एक गौरवान्वित पल होता है कि जब दीक्षांत समारोह के दौरान जो है उन्हें डिग्री प्रदान की जाती है। तो उसी के तहत आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून आ रहे हैं, जहाँ पर एक तरीके से जो दीक्षांत समारोह है उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। बिल्कुल, हम देखते हैं आकाश, जब इस तरीके के आयोजन होते हैं और जो टॉप छात्र छात्राएं होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी मिलता है। ऐसे में बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे में दीक्षांत समारोह में जब उन्हें डिग्री प्रदान की जाती है या फिर उत्कृष्ट जिनकी परफॉर्मेंस रहती है उनको सम्मानित करने का काम होता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गौरवान्वित अभिभावकों के लिए भी होता है और बच्चों के लिए भी होता है। जैसे कह सकते हैं कि इसी के तहत जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं छात्रों का भी मनोबल बढ़ाएंगे और एक तरह से कह सकते हैं कि अब अपनी जो इनकी असली परीक्षा कहीं ना कहीं है कि क्योंकि डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। ऐसे में अब जिस तरीके से अपनी सेवाएं कहीं ना कहीं तमाम हॉस्पिटल्स में देंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनके लिए भी एक
महत्वपूर्ण क्षण है। और ऐसा पिछले कई अगर हम बात करें तो 2 सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से कोविड के दौरान जो है डॉक्टरों ने मदद पहुंचाई है, लगातार लोगों को बचाने का प्रयास किया गया है और महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं योगदान जो है मेडिकल स्टाफ का रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक गौरवान्वित पल होता है और अब अपील भी करेंगे कि जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे आकाश। तो आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और खबर का रुख करेंगे, जहां छात्र संघ चुनाव के लिए डिग्री कॉलेजों में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद आज ही नतीजे आ जाएंगे। कोविड को लेकर भी खास सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो देहरादून में डीएवी, डीवीएस, एसजीआरआर और एमकेपी कॉलेज में मतदान हो रहा है। एवीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधा मुकाबला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, छात्र संघ चुनाव के लिए डिग्री कॉलेजों में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान के बाद आज ही रिजल्ट आ जाएंगे। कोविड को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। देहरादून में आपको बता दें, डीएवी, डीवीएस, एसजीआरआर और एमकेपी कॉलेज में वोटिंग हो रही है। एवीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधा मुकाबला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश लाइव बने हुए हैं। आकाश, छात्र संघ चुनाव के लिए कॉलेजों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 बजे तक मतदान होगा। किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल पिछले 2 साल से अगर हम खासतौर पर बात करें तो जो डीएवी कॉलेज हो या फिर तमाम अन्य कॉलेज हो, उसमें कोई भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि कोविड के चलते तमाम कॉलेज जो पूरी तरीके से बंद थे और ऐसे में जो चुनाव की प्रक्रिया वो पूरी तरीके से इसमें बाध्य की गई थी। लेकिन छात्र संगठन द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही थी कि कॉलेजों में एक तरीके से तमाम जो सब चीज़ें खुल चुकी हैं, एक तरीके से तमाम जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पटरी पर लौटी है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और यही वजह है कि सरकार ने वो बात मानी और कहीं ना कहीं आज जो छात्र संघ चुनाव है उसकी प्रक्रिया की जा रही है। तकरीबन 123 ऐसे महाविद्यालय हैं जिसमें छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस समय सुबह 8:30 बजे से चुनाव के जो मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं, चाहे सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए या फिर कोविड के प्रोटोकॉल की पालना की बात की जाए, वो तमाम जो है चीजें यहाँ पर तय की गई हैं कि उसके तहत जो है मतदान किया जाएगा। तकरीबन 2 बजे तक मतदान चलेगा। कड़े मुकाबले की अगर हम बात करें तो एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में सीधे तौर पर मुकाबला देखा जा रहा है और यही वजह है कि खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो बड़ा विद्यालय है, महाविद्यालय है डीएवी कॉलेज की अगर हम खासतौर पर बात करें तो वहाँ पर अक्सर देखा गया है कि वहाँ पर हमेशा से ही एबीवीपी का दबदबा रहा है। लेकिन पिछले 2 बार से जो है निर्दलीयों ने वहाँ पर बाजी मारी, यानी कि दोनों जो निर्दलीय जीते थे वो कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों में अगर हम कहें तो उसमें जो बागी प्रत्याशी थे एबीवीपी के, उन्होंने जो है अपनी साख बनाई थी और वो एक तरह जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार सभी छात्र संगठन जो है वो एकजुट हुए हैं और ऐसे में स्थिति में कह सकते हैं कि कोशिश यही है कि अपने कैंडिडेट को जिताया जा सके। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है और 2 बजे जब मतदान खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक तरीके से जो मतगणना की तैयारी है वो की जाएगी और आज ही जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि तकरीबन शाम को 5-6 बजे के बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस किस कॉलेजों में जो है किस किस ने अपना दबदबा बनाया है और तमाम जो तैयारियां वो की गई हैं। बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। 2 बजे तक वोटिंग रहेगी। उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार कौन चुनाव जीता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चंपावत जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोथड़ी में 3 शिक्षक होने के बाद भी नौनिहालों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक भी विद्यालय में मौजूद नहीं है। शिकायत मिलने पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दीपक सिंह रावल और ग्रामीण निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां एक भी शिक्षक स्कूल में नहीं मिला। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में शिक्षक नहीं होने से बच्चों का भविष्य खतरे में है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंपावत चंदन सिंह विश ने कार्रवाई करते हुए विद्यालय की प्रधान अध्यापिका माया पुनेठा का सत्रांत लाभ समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोतड़ी में वर्तमान में 3 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें से एक शिक्षक जो है वो मेडिकल पर हैं, दूसरे शिक्षक विशेष अवकाश स्वीकृत कराकर जो है अवकाश पर हैं और तीसरी शिक्षिका प्रधानाध्यापिका जो कि 10:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुई थी और इस प्रधानाध्यापिका को हमने जो है अगस्त माह में ये सेवानिवृत्त हो चुकी थी, किंतु इनके द्वारा सत्रांत लाभ के लिए आवेदन किया गया था। तो इनको इस सत्र के समाप्ति
31 मार्च 2023 तक शतरांत लाभ का जो है इनको लाभ दिया गया था। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रुड़की का दिल्ली हरिद्वार हाईवे खतरों का हाईवे बना हुआ है, जहां 2 दिन पहले हाईवे स्थित पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद ठेकेदार ने आनन फानन में उसकी लीपापोती कर दी और हिस्से की मरम्मत कर उसे बंद कर दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 1 साल पहले करोड़ों की लागत से बना पुल टूटा कैसे? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल जिम्मेदार मामले से बचते नजर आ रहे हैं। पुल पे ये थोड़ा दिक्कत आ गई, इस पुल में थोड़ा बैठ गया ये, तो इस पे कार्रवाई चल रही है काम करने के लिए। अच्छा, रोड वेट किसी को नहीं आई, ये कंट्रोल होगा, पकड़ लिया इसको। माल जो है इसमें मेरे हिसाब से तो कम लगा हुआ है साथ। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार की सियासत जारी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को उसकी तुष्टीकरण नीति की सजा दी है, जबकि भाजपा ने विकास के मुद्दे पर जनता का विश्वास दोबारा जीता है। हरीश रावत कभी इनाम की नौटंकी करते रहे हैं, कभी भाजपा पर दोषारोपण किया। आज कांग्रेस में बिखराव और गुटबाजी चरम पर है। मनवीर सिंह ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार से प्रदेश की जनता खुश है। कांग्रेस को जब भी, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जो भी अच्छा काम उनको करते हुए दिखता है उसकी वो हमेशा आलोचना करते हैं, और हमेशा जो प्रदेश और देश के नुकसान करने वाला कोई भी काम हो उसको उनका समर्थन हमेशा मिलता रहा है। यही बात मैं अगर ये कहूं, क्योंकि मैं सबसे पहले तो अपने एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने लगातार प्रदेश के विकास के लिए जो नए प्रयोग कर सकते हैं वो हमेशा करते आ रहे हैं। परिणाम भी सामने आया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने बागडोर संभाली है, हमारे प्रदेश की जो जीडीपी है वो बहुत अधिक बढ़ी है। उसी के बेरोजगारी दर भी लगातार घटी है, और जो अधिकारियों को जिलों का प्रभारी बनाने की जो बात है, ये प्रक्रिया पहले से भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले में भी होती रही है। पहले भी हमने सचिव स्तर के अधिकारियों को जिलों में प्रभार दिया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में सीएचओ, एएनएम और नर्सिंग समेत कई पदों पर नियुक्तियां की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। प्रदान किए गए हैं उन सभी की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें रोजगार प्रदान करने के लिए। पूरे देश के अंदर जो ये संकल्प लिया गया है, लक्ष्य लिया गया है कि 1 वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है, उनको रोजगार देना है। उसी क्रम में हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर भी इस अभियान को प्रारंभ किया है, और आज हेल्थ डिपार्टमेंट में सीएचओ 604 के आज जो नियुक्ति पत्र हैं उनको प्रदान किए गए हैं, और निकट भविष्य में ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी हमारी ये रिक्तियां हैं, जितनी भी नियुक्तियां होनी है, उन सभी पर हम नियुक्तियों की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं और तेजी से इस पर काम चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 का मामला सामने आने पर कोरोना की रोकथाम संबंधी गाइडलाइंस पर मीडिया से बातचीत की। सीएम ने सभी विभागों को जरूरी सतर्कता अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव और बूस्टर डोज लगाए जाने पर भी राज्य सरकार का विशेष ध्यान है, ताकि भविष्य में कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सके। क्या हो रहा है यार? को सुरक्षा और सतर्कता दोनों अपनाने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सभी प्रकार की तैयारियां हैं वो करी हुई है, और हम एक तो वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारा पहले भी 100% हुआ है, जो रह गया है उसको पूरा कर रहे हैं, और बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने के लिए अभियान चलाया जाए। इसके लिए कैंप लगाकर लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाए। वैक्सीन के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियां आई है, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो जरूरी सावधानियां बरतें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीजें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज बढ़ाने पर विचार होगा। आगे बढ़ेंगे। देश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, जिसके बाद चिकित्सालय के असिस्टेंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट NS खत्री ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। कोविड के दौरान जो 100 बेड का ICU था वह भी तैयार है। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन पूरी मात्रा में है। साथ ही कहा कि सीएम धामी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ जो बैठक की है उसमें उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर भी काम शुरू हो जाएगा। अभी रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर ये न्यूज़ स्प्रेड हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी लेटर आया है। चाइना में काफ़ी केसेस बढ़े हैं, इंडिया भी हाई अलर्ट पे और स्टेट पे जो है वार्निंग और प्रिपरेशन के लिए आ गया और सचिव साहब मीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले से ही डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल आया है, दून मेडिकल कॉलेज, दून अस्पताल। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जो ऑक्सीजन जो प्लांट्स वगैरह हैं वो वर्किंग है, लिक्विड प्लांट जो वर्किंग है, बेड्स वगैरह रेडी है। जो हम लोगों ने कोविड टाइम में 100 ICU बेड्स बनाए थे, अभी क्योंकि अभी उन ICU बेड्स को अदर बेड्स में कन्वर्ट किया गया है, अभी 20-25 अभी भी ICU बेडेड है। उनको तेज़ी से ज़रूरत पड़ेगा तो उसे ICU बेड में कन्वर्ट किया जाएगा। मैन पावर के बारे में बात करूँ, जो हमको कोविड में मिले थे गवर्नमेंट ने वो भी अभी हम लोगों को दे दिए गए हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि प्रिपरेशन पूरी है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां मदरसों को लेकर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। मदरसों की गतिविधियों का अब सर्वे होगा। पुलिस सर्वे का काम तेज करे। सीएम धामी ने ये निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से अवैध मदरसों के मामले लगातार सामने आए, उसके बाद अब सरकार सख्त हो गई है। अवैध बसने वालों पर सीएम सख्त हैं। कई जगह बसावट की चिंता है। सीएम धामी ने ये कहा है, अनवांटेड उत्तराखंड ना आने पाए। सीएम ने अपने संबोधन में कहा, पुलिस सर्वे का काम तेज करे। ये बात सीएम धामी ने कही है। तो मदरसों को लेकर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। मदरसों की गतिविधियों का सर्वे अब होगा। पुलिस सर्वे का काम तेज करे, ये निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर बस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व है वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। जो भूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग की है। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में 24 दिसंबर को PG कॉलेज छात्र संघ के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पुलिस ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। बता दें कि 24 दिसंबर को
सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव होना है, जबकि अध्यक्ष सहित 6 पदों पर निर्विरोध है निर्वाचन तय हो चुका है। वहीं एसओ मनीष खत्री ने बताया कि 24 दिसंबर को होने जा रहे छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को 3 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसका नेतृत्व एसआई हरीश प्रसाद कर रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है। इलेक्शन वाली जो हमारा एरिया है उसको 3 सेक्टर में बांटा गया है और वहाँ पे एसआई हरीश प्रसाद को हमने जो है इलेक्शन के डिग्री कॉलेज इलेक्शन के लिए इंचार्ज नियुक्त किया है। इसके साथ ही हमारे द्वारा लोकल फोर्स भी हमारी लगाई गई है, साथ ही हमारे बाहर से भी मांग की गई फोर्स की, और पूरा यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण इलेक्शन हो और इसके लिए हम पूरी तरह से जुटे हुए। आगे बढ़ेंगे। राज्य विपणन बोर्ड की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहली बार मसूरी पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिले, इसके लिए मंडियों को हाईटेक किया जा रहा है। शीघ्र ही कृषि मंत्रियों की बैठक मसूरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री को निमंत्रण दिया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।